जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं और इससे पहले भी हमने 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा है, तो इसको भी देखें और इससे पहले जो अपलोड किए हैं उनको एक बार ज़रूर देखें। तो कृपया वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन अशुद्ध बर्तनी का कारण नहीं। तो अशुद्ध बर्तनी का कारण बताना है, कौन सा नहीं होगा। ए ऑप्शन है जैसे कि लेखन की असावधानी, बी है जलवायु, सी है अशुद्ध उच्चारण और डी है व्याकरण का कम ज्ञान। तो अशुद्ध बर्तनी का कारण नहीं है, तो लेखन की असावधानी ये तो है, और जलवायु ये अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि इसका उससे बर्तनी से कोई मतलब नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक होती है। तो जो विद्यार्थियों में रुचि के विकास में भूमिका होती है तो वो किसकी होती है, भाषण की, साक्षात्कार की, प्रश्नोत्तर की या अवलोकन की। तो जो विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में भूमिका सबसे अधिक होती है तो वो होता है ऑप्शन नंबर यानी सी, प्रश्नोत्तर। अगला है, भाषा कौशलों की संख्या है, तो भाषा कौशलों की संख्या कितनी होती है। तो भाषा कौशलों की संख्या होती है 4, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला है, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है, तो अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त क्या है, शिशु स्तर या उच्च स्तर या प्रारंभिक स्तर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो अनुकरण विधि की रचना के लिए उपयुक्त है तो वो होगा शिशु स्तर पर, यानी सबसे छोटे बच्चे। अगला है, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य, तो गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य बताना है क्या है, भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान, चरित्र निर्माण या इनमें से कोई नहीं। तो जो गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है वो क्या होगा, तो इसका हमारा सही आंसर होगा भाषा ज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को वाक्य गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए, अथवा भावद्योतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें वाक्य के प्रकार बताना है 1, 2, 5, 8। तो वाक्य कितने होते हैं, तो इसका हमारा सही आंसर होगा वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी होगी, तो पाठ्य पुस्तक, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग या फिर आगमन निगमन। तो जो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए तो वो सबसे उपयुक्त प्रणाली होगी ऑप्शन नंबर डी, यानी आगमन और निगमन प्रणाली। अगला है, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है, तो जो भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण वो क्या होगा, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर या भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल या अध्यापक का एकालाप या फिर दृश्य शिव सामग्री का प्रचुर उपयोग। तो जो इसमें भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है वो सबसे उपयुक्त आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना उन्हें, है ना। अगला है, भाषा शिक्षक ने कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया। तो शिक्षक किस विद्या का शिक्षण करा रहा है, यानी शिक्षक ने इतना सब सामने रख दिया, जैसे कि आकृति, फिर वेशभूषा और चेष्टा, मुद्रा, स्वभाव, सौंदर्य, इसका वर्णन किया, तो वो किस शिक्षण के अंतर्गत आएगा। तो यात्रा वृत्तांत में तो ये होगा नहीं, संस्मरण में भी नहीं होगा, रेखा चित्र में होगा, क्योंकि आकृति बनाई और उसकी वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, ये सब किसका काम है, तो रेखा चित्र का। अगला है,
भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो जो भाषा का संबंध में उपचारात्मक शिक्षण है, क्या उद्देश्य है? तो भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को पहचानना तथा उसका निदान करना। बी है बच्चों को व्यस्त रखना, या फिर सी है बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, या डी है बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो ये तो पहले से कट जाएंगी, और ये व्यस्त रखना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अगला है प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? तो जो भाषाई कौशल के अंतर्गत न आने वाला है तो कौन सा होगा? सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो भाषाई कौशल के अंतर्गत सुनना आता है, बोलना आता है, हंसना नहीं आता और लिखना आता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से बताना है। शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, या फिर बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो नाटक शिक्षक में कक्षाभिनय प्रणाली से क्या होता है? तो पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है काव्य शिक्षण का उद्देश्य। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, या फिर व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, या संगीत कला में निपुण बनाना, या रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। तो जो काव्य शिक्षण होता है उसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी रसानुभूति एवं आनंदानुभूति का अनुभव कराना, यही हमारा काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होगा। अगला है बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, बिल्कुल सही है। उन्हें कविताएं याद हों, जी भी। उन्हें मुहावरे याद हों, या फिर वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो जो बच्चों में भाषा के प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है, तो वो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ऑप्शन नंबर ए, यानी उनमें भाषा सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, ऑप्शन नंबर ए। अगला है वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, या प्रासंगिक कथन, या तर्क संगत। तो जो कथन आपसी व्यवहार में या समान रूप से प्रयुक्त होते हैं तो वो हमारे कौन से होंगे? तो वो हमारे होंगे अनौपचारिक कथन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है लेखक द्वारा खराबी का स्रोत किसे माना गया है? तो लेखक द्वारा जो खराबी का स्रोत है वो किसको? घर को, या घर की दुर्व्यवस्था, या घर में असंतोष, या घर की दोष। तो जो लेखक के अनुसार है तो वो होगा हमारा घर को, है ना। अगला है लेखक के अनुसार इंसान की खराबी को कैसे दूर किया जा सकता है? तो सबके भावों का आदर करके, घर में व्याप्त दोषों को दूर करके, या फिर किसी को कोई कष्ट न देकर, या घर को बदलकर। तो देखिए इंसान की खराबी को कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा घर में व्याप्त दोषों के, या फिर अपने अंदर के दोषों को दूर करना ही खराबी को दूर किया जा सकता है। अगला है यानी घर की शांति और सौहार्द में वृद्धि कैसे होगी? ये यहाँ वो नहीं है। घर की शांति और सौहार्द में वृद्धि कैसे होगी? तो इसमें बताना है घर में सबके भावों का आदर करके, घर में व्याप्त दोषों के निवारण द्वारा, या फिर दूसरे को कष्ट न देकर, या फिर होगा घर में दोष की जिम्मेदारी देकर। तो घर की शांति और सौहार्द में वृद्धि होगी ऑप्शन नंबर ए, यानी घर में सबके भावों का आदर करके। नहीं सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी घर में व्याप्त दोषों के निवारण द्वारा। तो जो क्योंकि घर में जितने भी व्याप्त दोष होंगे उसके निवारण से ही हम घर में शांति और सौहार्द में वृद्धि कर सकते हैं। अगला है आधुनिक समय की सबसे विचित्र बात क्या है? तो आधुनिक समय की जो सबसे विचित्र बात, कोई स्वयं दोष की जिम्मेदारी नहीं लेता, हर कोई दूसरों को दोष देता है। ये ए और बी दोनों
या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कोई स्वयं दोष की जिम्मेदारी नहीं लेता, ये भी सही है, और हर कोई दोष दूसरों को देता है, यानी दोष दूसरे के ऊपर मढ़ देता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला है, अपने काम के प्रति उदासीनता वास्तव में क्या है? देश के प्रति विश्वासघात, देशभक्ति है, या फिर आलसीपन है, या फिर अपने काम से जी चुराना। तो अपने ही काम के प्रति उदासीनता ये क्या है? तो ये होता है देश के प्रति विश्वासघात। अगला है, जीवन का विलोम शब्द क्या है? तो जीवन का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जीवन का होता है मरण। अगला है, घर का पर्यायवाची नहीं है, आलय, भवन, शाला या संपदा। तो बताना है घर का पर्यायवाची नहीं है। तो आलय है, भवन भी होगा, शाला भी होगी, लेकिन संपदा नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट। अगला है, कर्तव्य शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पहचानी। तो कर्तव्य शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सी है? तब, अब, व्यय, वय। तो जो कर्तव्य शब्द है इसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सी है? तो ये होगी तब। अगला है, और अंतिम क्वेश्चन, आज के संसार में आपकी बड़ी जिम्मेदारी, वाक्य में बड़ी शब्द से क्या आशय है? तो बड़ी शब्द से आशय बताना है, क्या होगा? विशाल, महत्वपूर्ण या प्रमुख। बड़ी जिम्मेदारी, यानी बड़ी जिम्मेदारी से क्या, यानी बड़ी शब्द से। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रमुख। आज के टॉपिक में बस इतना ही, और अगला टॉपिक फिर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।